कविवर सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है, युग युग से है अपने पथ पर देखो कैसे खड़ा हिमालय, डिगता कभी न अपने प्रण से रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। और जो भी बाधाएं आईं उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आधी पानी से, खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, और मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शिवचंद्र दीक्षित। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी के बड़े ही अच्छे प्रश्नों को जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। आइए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्विचक्रिका का क्या अर्थ है? द्विचक्रिका का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिक्शा, साइकिल, कार, हवाई जहाज। द्विचक्रिका अर्थात जिसमें 2 चक्र हों, 2 पहिए हों, तो इसका सही उत्तर है एकदम सही, साइकिल, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सौरसेनी से। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी से विकसित हुई है। और इसमें जो है मागधी से बिहारी भाषा विकसित हुई। मागधी से, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, बिहारी भाषा, जिसमें से मुख्य है भोजपुरी। 3 बोलियां हैं, ध्यान रखना, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये मागधी से। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित हुई, जिसमें की मुख्य बोली अवधी। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अनेक का विलोम शब्द निम्न में से कौन है? भीड़, एक, स्वयं, पराया। अनेक का विलोम होता है एक। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किसी ग्रंथ के सारगर्भित वाक्य को क्या कहते हैं? सारगर्भित वाक्य को कहते हैं सूक्ति। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सूक्ति का यदि संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, सुधन उक्ति। यहाँ का उ हो जाएगा दीर्घ उ। ये दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? TLM, शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? 2, 1, 3, 4। तो मुख्यतः शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। ये कौन कौन से? श्रव्य, जिसे केवल सुना जाए। दूसरा, दृश्य, जिसे केवल देखा जाए। और तीसरी है श्रव्य दृश्य, जिसे सुना भी जाए और देखा भी जाए, जैसे टेलीविज़न। दृश्य में श्यामपट्ट, श्रव्य में रेडियो, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ताल उच्चारण स्थान वाला सही विकल्प चुनिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें ऐसे वह विकल्प चुनना है जिसमें ताल से उच्चरित वर्ण दिए हुए हैं। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 2, शा और चा। ऑप्शन नंबर 2, शा और चा।
पा और बा इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओठ। और खा गा इनका है कंठ। और ता और था का है दंत। अगला प्रश्न संख्या 7, गरीबी शब्द से बना विशेषण शब्द बताइए। निर्धन या धनी या कमज़ोर या गरीब। देखिए गरीबी भाववाचक संज्ञा है, गरीबी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, इससे बनने वाला विशेषण है गरीब। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प क्या है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प क्या है। तो बिल्कुल सही विकल्प है उसका, ऑप्शन नंबर 1। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम की फुल क्लास लेकर हम आएंगे, उसमें पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। सर्वनाम की पहचान कैसे करनी है, क्या करना है। तब तक के लिए इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द ऑप्शन दिए हुए हैं कोयल, गृह, ग्राम, दुर्बल। देखिए कोयल तो तद्भव ही है, गृह तद्भव ही है, तत्सम है, और ग्राम ये तत्सम है, और दुर्बल ये भी तत्सम है। ये तीनों जो हैं वो तत्सम हैं, केवल यही तद्भव है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही विकल्प होगा। इसका तत्सम होता है कोकिल, तत्सम होता है कोकिल। और गृह का तद्भव होता है घर, ग्राम का तद्भव होता है गांव, दुर्बल का तद्भव होता है दुबला। ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये दुर्बल और दुबला, दुर्बल तत्सम है, दुबला तद्भव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सामूहिक वाचन का अभ्यास कराया जाता है। किसमें कराया जाता है, तो सही विकल्प है इसका प्राथमिक कक्षाओं में। प्राथमिक कक्षाओं में सामूहिक वाचन कराया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को किस कवि की पंक्ति है। ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ नाम करो, यह जीवन है किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, नर हो न निराश करो मन को। तो सही विकल्प है 4, ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कछुआ बहुत धीरे चलता है। वाक्य में बहुत शब्द है। बहुत शब्द क्या है इसमें, विशेषण है, प्रविशेषण है, प्रक्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। देखिए बहुत धीरे चलता, धीरे तो शब्द है इसमें, विशेषण क्रिया विशेषण। चलने की ये खूबी बता रहा है, चलता तो है लेकिन कैसे धीरे चलता है। ये कछुआ की खूबी नहीं बता रहा। यदि कछुआ के बारे में कुछ बताता तब हो जाता विशेषण, लेकिन ये है क्रिया विशेषण। और धीरे चलता है लेकिन कैसे, बहुत धीरे। ये धीरे की भी खूबी बता रहा है बहुत शब्द, इसलिए ये हो गया प्रक्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में स्वीकार कर लिए गए उन्हें क्या कहते हैं। संस्कृत से ज्यों के त्यों अर्थात तत्सम, ज्यों के त्यों जो स्वीकार कर लिए गए वे होते हैं तत्सम। आगत नहीं, आगत जो विदेशी भाषाओं से आए हैं वे होते हैं आगत। और तद्भव जो जिनका तत्सम से बिगड़ के रूप सरलीकरण जिनका हो गया वे तद्भव होते हैं। और अनेकार्थी जिनका अनेक अर्थ, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, वे होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, रोग मुक्त में समास है। रोग मुक्त अर्थात रोग से मुक्त, रोग से अलग। रोग से अलग होना, अलग होना का मतलब है अपादान कारक और एक कारक संबंधी जो भेद होते हैं वे होते हैं तत्पुरुष समास में।
तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। रोग से मुक्त यानी रोग से अलग और अलगाव के लिए अपादान कारक होता है। यदि पूछा जाए कि तत्पुरुष समास में कौन सा, तब आप कहेंगे अपादान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन नंबर 15, उसने राधा से पत्र लिखवाया, वाक्य में क्रिया है। लिखवाया, लिखवाया ये क्रिया है, लेकिन पूछ रहा है किस प्रकार की क्रिया है, अनुकरणात्मक है, संयुक्त है, पूर्वकालिक है या प्रेरणार्थक है। तो सही जवाब है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया है जिसमें किसी दूसरे से कार्य करवाया जाता है। इसकी 2 काइंड होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। वो हम आगे बताएंगे विस्तृत क्लास में। क्वेश्चन नंबर 16, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित अर्थात जिसमें उपसर्ग न हो। देखिए, विदेश, सुरेश, संयोग, अत्यधिक। विदेश में तो वी उपसर्ग है, क्लियर, विदेश में वी उपसर्ग है। संयोग में सम उपसर्ग है, सम। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो अब सुरेश जो है यही इसका सही जवाब है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। आप कहेंगे कैसे, तो समझिएगा, इसमें शब्द हैं, 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है सुर और दूसरा है ईस। ईस गुण संधि हो गई तो ये बन गया सुरेश, अर्थात देवताओं का जो प्रमुख है, देवताओं का जो राजा है, सुरेश इंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बेपेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में मुहावरे पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में विशेषकर। ध्यान से समझिएगा। जिसका कोई ठिकाना न हो, घुमा फिरा कर बात करना, चुगली करना, लोटे की तरह गोल मटोल। तो इसका सही जवाब होगा जिसका कोई ठिकाना न हो। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, ए का उच्चारण स्थान बताइए। ए का, ए जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। ए का उच्चारण स्थान क्वेश्चन नंबर 18, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। कंठ से भी और तालु से भी, 2 से संबंध है इसका उच्चारण करने में, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। और का से चवर्ग। देखिए, संस्कृत में ये उच्चारण स्थान के बारे में आपके लिए विशेष क्लास लेकर आएंगे, जिसमें बताएंगे संस्कृत के कुछ सूत्र हैं, उनसे अच्छा उच्चारण स्थान याद करने के लिए मेरे विचार से कुछ भी नहीं है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अर्थात अकुह, अकुह का मतलब हो गया आ, कु का मतलब पूरा कवर्ग, कु का मतलब पूरा कवर्ग, ख ग अंगा, और हा। इतने वर्ण जो हैं वो कंठ से उच्चरित होते हैं। बहुत सरल तरीका। ऐसे ही प्रत्येक के बारे में हम बताएंगे आपको। फिलहाल यहाँ पर प्रश्नानुसार उत्तर है कंठ तालु। क्वेश्चन नंबर 19, आत्मनेपद आलोचनात्मक कृति का लेखक कौन है? आत्मनेपद, इसका लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अज्ञेय जी। इसके लेखक हैं अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अज्ञेय का पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कबीर के कविता संग्रह को क्या कहते हैं? साखी या सबद या रमैनी या बीजक? तो सही उत्तर है बीजक। सही उत्तर है इसका बीजक। और ध्यान से यहाँ एक बहुत महीन बात समझिएगा कि बीजक जो है, कबीर की कविताएं जो हैं, इनका संग्रहकर्ता कौन है कभी पूछा जाता है, तो इनके संग्रहकर्ता हैं धर्मदास। नोट कर लीजिएगा, धर्मदास संग्रहकर्ता हैं। इन्होंने बीजक में संग्रह, जो इन्होंने संग्रह किया उनकी कविताओं का, उनका नाम रखा गया बीजक। क्वेश्चन नंबर 21, थोक का विपरीतार्थक शब्द छांटिए, अर्थात विलोम, विपरीत अर्थ देने वाला। तो यहाँ पर है परचून। परचून का अर्थ होता है फुटकर। अगला क्वेश्चन नंबर 22,
लेखन में प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है? प्रतिलेख पुस्तक से देखकर लिखना, अध्यापक के बोलने पर लिखना, छात्र साथी के बोलने पर लिखना, स्मरण के आधार पर लिखना। तो प्रतिलेख का मतलब होता है पुस्तक से देख कर लिखना, ज्यों का त्यों। ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? प्रथम दैनिक, विशेष ध्यान देना, प्रथम भी शब्द लगा और दैनिक शब्द लगा है। समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र। अगर होता प्रथम समाचार पत्र तब इसका उत्तर हो जाता उदंत मार्तंड, लेकिन प्रथम दैनिक पूछ रहा है तो होगा इसका समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण, क्योंकि यह था साप्ताहिक। ये कैसा था? साप्ताहिक था। ये साप्ताहिक था। उदंत मार्तंड साप्ताहिक था और समाचार सुधावर्षण ये दैनिक था। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1854। 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। श्याम सुंदर सेन जो थे इसके संपादक थे। कौन थे? श्याम सुंदर सेन। ये भी नोट कर लीजिएगा, श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे समाचार सुधावर्षण के। बंगदूत के राजा राम मोहन राय थे। इसके राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय बंगदूत के। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का था और इसके जेम्स आंगस्ट हिक्की थे। और उदंत मार्तंड 30 मई 1826, ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ। और जुगुल किशोर इसके संपादक थे। कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत है। मेघदूत क्या है? नाटक है या महाकाव्य है या खंड काव्य है या गद्य लेख है? देखिए कालिदास की जो कृति हैं बहुत सीधी सरल, आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। कालिदास के महाकाव्य भी हैं, खंड काव्य भी हैं और नाटक भी हैं। 3 प्रकार के ग्रंथ हैं इनके। लेकिन कौन क्या हैं याद करने की बहुत सरल ट्रिक है, ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ट्रिक है रिमे खंड, कुरमहा, अमावी, नाटक। बस इतना याद करना है आपको। रिमे खंड कुरमहा अमावी नाटक। री से हो गया ऋतु संहार। रिर बनते, चाहे रिर लिखिए या री लिख लीजिए याद करने के लिए। तो री से हो गया ऋतु संहार, में से हो गया मेघदूत। ये खंड काव्य है। ऋतु संहार और मेघदूत क्या है? खंड काव्य। इसमें मेघदूत ही पूछा गया है। मेघदूत, इसका मतलब मेघदूत क्या है? खंड काव्य है। नो डाउट, बिल्कुल सही, क्लियर जवाब है ये। अगला कुरमहा, कु से हो गया कुमार संभव और रा से हो गया रघुवंशम। ये महाकाव्य हैं। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकार्जुनीयम, विक्रमोर्वशीयम, ये 3 इनके नाटक हैं। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मेघदूत है कालिदास का खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 24 का तीसरा सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए, चिन्ह बहुत गड़बड़ चलता है इसमें। अक्सर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, हम पुस्तकों में भी लिखा मिल जाता है। हमारे जो सरकारी अगर कोई पेपर हैं उनमें भी ऐसे लिखा मिल जाता है। ये बहुत गलत बात है। हमें शब्द के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इसमें चा बनेगा, फिर हल बनेगा, मतलब आधा, और फिर ना बनेगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और जैसा ये लिखा है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 ही रूप इसके सही हैं, बाकी सब गलत हैं। ये बिल्कुल गलत है।
अगला क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन हैं जो दूसरी ध्वनियों के सहयोग से बोली जाती हैं। अर्थात हिंदी वर्णमाला की बात की जा रही है। ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं, स्वर हैं या व्यंजन हैं या स्वर व्यंजन हैं, दोनों हैं या दीर्घ स्वर हैं केवल। तो कहने का मतलब है जिनके उच्चारण में किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, उनकी बात पूछी जा रही है। दूसरी ध्वनियों के सहयोग से बोली जाती हैं, तो सहयोग से यहाँ पर बोलने वाले वर्ण हैं व्यंजन। व्यंजन कैसे, जैसे यहाँ पर का लिखा है, हल लग जाएगा नीचे, आधा का हो जाएगा, ये है व्यंजन, और इसमें जब आ जुड़ेगा तब इसका सही रूप बनेगा का, जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन स्वर में ऐसी बात नहीं है, अगर ए है तो ए है, ओ अगर है तो बस ओ है। इसमें किसी दूसरे की मिलावट नहीं अब करनी हमको है। अगर ई है तो बस ई है, ई उच्चरित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का, नमस्कार या मनोहर या जगदीश या पवन। देखिए नमस्कार ये तो नमः और कार से बना शब्द है, अर्थात विसर्ग संधि। मनोहर ये भी मनः हर, अर्थात विसर्ग संधि। जगदीश ये समझ लीजिएगा जगत धन ईश, ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। पवन जो है, ये पवन हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। और कौन सी संधि है इसमें, स्वर संधि तो है लेकिन कौन सी स्वर संधि है, अयादि। कौन सी है, अयादि। अयादि के 4 प्रकार होते हैं, अय, आय, अव, आव। संधि जब पढ़ाएंगे पूरा विस्तृत रूप आपको बड़ी सरलता से बताएंगे, आप सब बड़ी सरलता से समझ लेंगे। यहाँ पर पवन का यदि विच्छेद किया जाए तो होगा पो धन अन, पो धन अन हो जाएगा पवन। चलिए अगला प्रश्न नंबर 28, अनुज को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है। अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि ये स्त्रीलिंग हो जाए। अनुज पुल्लिंग है शब्द, स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें अगर हम लगा दें आ, क्या लगाएं, आ, तब ये हो जाएगा अनुजा। अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन, छोटी बहन। अनुज का मतलब है छोटा भाई। मतलब हमारे बाद में जिसने जन्म लिया वो अनुज अनुजा, और जो पहले जन्म लिया जिसने वो अग्रज अग्रजा। क्वेश्चन नंबर 29, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जठराग्नि कहते हैं या बड़वाग्नि कहते हैं या दावाग्नि कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दावाग्नि, दावाग्नि। भूषण जी की कविता आपने पढ़ी होगी, दावाद्रुम दंड पर भूषण बितुंड पर, दावाद्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तो दावाद्रुम दंड पर, दावाग्नि या दावानल, ये सब हैं जंगल में लगने वाली आग के नाम। अगला क्वेश्चन नंबर 30, कुल कूल का अर्थ द्योतक सही विकल्प क्या है। कुल कूल, ये 2 शब्द दिए हुए हैं, कुल का क्या अर्थ है और कूल का क्या अर्थ है, इनमें से आपको निकालना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, परिवार, योग, वंश, किनारा, किनारा ठंडा, किनारा वंश। देखिए कुल का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ क्या है, वंश। कूल का अर्थ होता है किनारा। झुके कूल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाए, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाए। तो कूल का अर्थ होता है किनारा और कुल का अर्थ होता है वंश। अर्थात ये हमारा प्रश्नानुसार इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 वंश और किनारा। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।